हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूँ साइली और मैं आपका हमारे क्लास 12 के बैच में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, हम अपने सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ रहे थे और हमने क्या पढ़ा था सॉल्यूशन चैप्टर में? हमने अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट कर लिया था एंड आज हम उसी के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के 1/3 वाली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको पढ़ने वाले हैं। हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से सबसे पहले लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रखा है, राइट। आज के इस लेक्चर में हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का स्टडी करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स लिखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो क्या समझ रहा है, नाम से क्या समझ रहा है स्टूडेंट्स? क्या हो जाना? फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेस हो जाना, कम हो जाना। डिप्रेस हो जाना मतलब कम हो जाना। किसका? फ्रीजिंग पॉइंट का। कब होगा? कब कम होता? जब हम एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट उसमें ऐड करेंगे, देन वी विल से कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है, राइट। सो इस प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए ये जो प्रॉपर्टी है इसको स्टडी करने के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर्स की ज़रूरत है? सबसे पहले जो हमने पहले लेक्चर से जब भी सॉल्यूशन स्टार्ट किया उस लेक्चर से हम बोलते आ रहे हैं कि व्हाट इज़ वेपर प्रेशर, जो कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए। सो स्टूडेंट फटाक से 2 मिनट में रिकॉल कर लीजिए कि वेपर प्रेशर होता क्या है। वेपर प्रेशर वो क्वांटिटी होती है जिसमें कौन सी प्रोसेस? इवेपोरेशन प्रोसेस एंड कंडेंसेशन प्रोसेस, दोनों प्रोसेस कैसे होती है? इक्विलिब्रियम में होती है। जब भी ये दोनों प्रोसेस, तो वो वेपर्स जो लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई करता है उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं, राइट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। दूसरी बात हमने क्या पढ़ रखी है? जो हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने स्टडी की थी। क्या बोला था हमने? व्हेन वी ऐड अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। किसका? लिक्विड का, राइट। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है बाय एडिंग अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। समझ में आया? हमने इसके हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी देखा था कि हमने एक बीकर लिया था, उसमें जब हमने सबसे पहले हमने प्योर सॉल्वेंट लिया था, फिर प्योर सॉल्वेंट लेके हमने उसका वेपर प्रेशर चेक किया था, तो वो वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा था एज़ कम्पेयर टू जब हमने उसी कंटेनर में जब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाला तो हमने देखा कि जो वेपर प्रेशर था वो कम हो रहा था, राइट। सो ये बातें हमने सभी पढ़ी रखी है। ओके, नाउ मेन टॉपिक ऑफ दिस प्रॉपर्टी क्या पढ़ना है? व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? ये फ्रीजिंग पॉइंट भी समझना हमें इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इस प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? ये वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे क्या लिखेंगे हम लोग? टेम्परेचर एट विच लिक्विड फेज is in equilibrium with किसके साथ इक्विलिब्रियम होगा? किसका कन्वर्जन होगा? विथ द सॉलिड फेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम कहेंगे इट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। क्या बोला मैंने? क्या लिखा मैंने? टेम्परेचर एट विद द लिक्विड फेज। देखो, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जनरली ऐसे बात करिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फेज चेंज, राइट। क्या होता है? फ्रीज कब होता है? जब लिक्विड का कन्वर्जन सॉलिड में हो जाता है। सो हम कहेंगे जब एक फेज से दूसरे फेज में जाते वक्त जो इक्विलिब्रियम अचीव होता है उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे,
राइट। हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या पढ़ा था, जब लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो इक्विलिब्रियम में रहता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। हमने उस वहाँ पे उन दोनों को ये किया था, राइट। उन्होंने उन दोनों को कंपेयर किया था, राइट। यहाँ पे हम फ्रीजिंग पॉइंट किसका फेज चेंज होना, राइट। फेज चेंज होना मतलब हम उसको कह सकते हैं फ्रोजन सॉल्वेंट, राइट। फ्रोजन लिक्विड भी कह सकते हैं, मतलब वो क्या हो रहा है, देयर इज अ फेज चेंज ऑफ लिक्विड टू सॉलिड, राइट। सो हम इसको कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ अगर हम मॉलिक्यूलर टर्म्स में बात कर रहे हैं तो अभी आपको पता है कि हम ये जो सारी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं वो किसके टर्म्स में पढ़ रहे हैं, वेपर प्रेशर के टर्म्स में। सो क्या हम फ्रीजिंग पॉइंट को वेपर प्रेशर के टर्म्स में रिलेट कर सकते हैं, यस, बिल्कुल कर सकते हैं। सो फ्रीजिंग पॉइंट को आप वेपर प्रेशर के टर्म्स में कैसे डिफाइन करोगे, इट इज क्या बोलोगे, टेम्परेचर, दूसरी डेफिनेशन आप ऐसे बोल सकते हैं, टेम्परेचर एट विच, ऐसा टेम्परेचर जिस पे एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इज इन इक्विलिब्रियम विद द, किसके साथ इक्विलिब्रियम रहेगा, विद द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज ऑफ द सॉल्यूशन, उसको हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, सो समझ में आया कि हमने कैसे वेपर प्रेशर के टर्म्स में फ्रीजिंग पॉइंट को रिलेट किया है। क्यों रिलेट किया है, क्योंकि हमें पता है कि वेपर प्रेशर कब होता है, जब हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूट डिक्रीज हो जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाता है। इसके वजह से वेपर प्रेशर से हमने उसको रिलेट कर रहे हैं, राइट। नाउ ये हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, जो हमें बेसिक चीज़ों की ज़रूरत थी उसकी इंफॉर्मेशन। सो समझ में आया आपको फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच द दोनों फेज चेंज होता है, फ्रोजन लिक्विड जिसको हम कहते हैं, फ्रोजन सॉल्वेंट हम उसको कहेंगे, देयर इज अ फेज चेंज। वहाँ पे क्या हो रहा था, लिक्विड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट, लिक्विड टू वेपर प्रेशर में फेज चेंज हो रहा था। यहाँ पे किस में होगा, लिक्विड टू सॉलिड, मतलब कम कर रहे हैं, मतलब लिक्विड टू सॉलिड आ जाएगा, ठीक है ना। जो अभी हम देखने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या बात कर रहे थे हम, व्हेन वी ऐड क्या कर रहे हैं, अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, जब हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, this results in the formation of देखो फ्रीजिंग पॉइंट आपको पूछेगा तो आप ये वर्डिंग में लिखोगे, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ओके, इस बात को, ये जो मैंने लिखा है, मैंने क्या लिखा है, जब हम किसी नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड कर देते हैं उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। इस बात को अभी हम एक ग्राफ से समझते हैं। ओके, ये फ्रीजिंग पॉइंट देख लिया अभी हमने, इस बात को आप जब लिखोगे पेपर में, ठीक है, तो इस बात को लिखोगे तो आप उसको ग्राफिकली एक्सप्लेन भी करोगे। सो देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी ग्राफ दिया हुआ है, तो उस ग्राफ को कैसे हैंडल करोगे, कैसे समझोगे, कैसे याद रटना नहीं है, कैसे समझ के याद रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम टेम्परेचर को डिनोट करेंगे, टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा, राइट। यहाँ पे हम प्रेशर को डिनोट करेंगे, प्रेशर कैसे बढ़ेगा, नीचे से ऊपर बढ़ेगा, ठीक है।
बात को समझो, ठीक है। नाउ जब मैं बात करती हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, जब फ्रीजिंग पॉइंट मुझे कब अचीव होता है, जब टेम्परेचर एट विच दोनों वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज एंड इक्विलिब्रियम इज इन इक्विलिब्रियम विद द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड फेज। ये जो फ्रीजिंग पॉइंट का कर्व है, मतलब जहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं हम लोग उसको, हमारा जो है वेपर फेज, लिक्विड फेज और सॉलिड फेज इक्विलिब्रियम में रहते हैं, उसको हम फ्रोजन, आप ऐसे लिख लो, फ्रोजन सॉल्वेंट भी कहते हैं। सो ये फ्रोजन सॉल्वेंट हमें कब मिलता है, तो जब हमें फ्रोजन सॉल्वेंट मिलेगा, कब मिलेगा, जब लिक्विड फेज और सॉलिड फेज इक्विलिब्रियम में रहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे एक वर्ड में, फ्रोजन सॉल्वेंट। सो ये जो हमें यहाँ पे कर्व मिलेगा, ये कर्व डिनोट करेगा वेपर प्रेशर ऑफ फ्रोजन सॉल्वेंट। ओके, यहाँ पे नहीं लिखती मैं, ओके। सो हम यहाँ पे इसको डिनोट करेंगे वेपर प्रेशर, रुको इसको थोड़ा मिटा ही देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, नीचे गए तो भी चलता है, राइट। ओके, तो ये हमें ग्राफ ऐसा मिलेगा और ये रहेगा ग्राफ वेपर प्रेशर ऑफ फ्रोजन सॉल्वेंट का, राइट। फ्रोजन सॉल्वेंट मतलब मैंने बता दिया है, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड फेज और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज और वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज इक्विलिब्रियम में रहेंगे, उसको हम एक वर्ड में बोलेंगे फ्रोजन सॉल्वेंट। और इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, राइट ना। अभी हमें पता है कि वेपर प्रेशर व्हेन वी ऐड अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, राइट। जब भी हम, मान लो अगर मैंने बोला था कि एक कंटेनर ले रही हूँ, उसमें अगर मैं प्योर सॉल्वेंट ले रही हूँ, पहले तो मैं प्योर सॉल्वेंट लेती हूँ, बाद में मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का एडिशन करती हूँ, ठीक है। जब भी मैं प्योर सॉल्वेंट का जब मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ, तो मान लो मैं अगर इस टेम्परेचर पे अगर लेती हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है, राइट। ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है कि ग्राफ मुझे कुछ ऐसा मिलता है, राइट। सो आप देख पा रहे हो कि ये जो ग्राफ मुझे यहाँ पे मिला है, ये ग्राफ मैं इसको डिनोट करूँगी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि हम प्योर सॉल्वेंट का पहले बताते हैं, राइट। हाँ, मान लो अगर मैंने इसी टेम्परेचर पे बोला है, ये टेम्परेचर, राइट। सो जिस टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर मेरा हो जाएगा, ये वाला जो मेरा टेम्परेचर रहेगा, ये टेम्परेचर मैं कहूँगी प्योर का है। प्योर क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। सो यहाँ पे ये जो यहाँ पे इस कर्व को ये यहाँ पे कट कर रहा है, राइट। इस वेपर प्रेशर ऑफ फ्रोजन सॉल्वेंट को वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का जो कर्व है, जिस पॉइंट पे कट हो रहा है, उस पॉइंट को हम कहेंगे इट इज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। सो हम इसको डेल्टा टी, ये सॉरी टी नॉट एफ से डिनोट करते हैं, नॉट लिखते हैं, राइट, प्योर का। ओके, नाउ देखो ये हो गया हमारा वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ओके, इनिशियली तो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट ही था। नाउ इसमें मैंने क्या कर दिया, पढ़ो इसको, क्या कर दिया मैंने, उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। नाउ आप ही बताओ मुझे कैसे आता था ग्राफ आपका, जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते थे, कैसा आता था ग्राफ? यस, कुछ ऐसा ग्राफ आता था, राइट। इसके नीचे देखो प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है, देखो प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है। जब मैं ये वाला ग्राफ अगर बोल रही हूँ, प्रेशर कम हो रहा है, राइट, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, राइट, जब भी उसी सेम टेम्परेचर पे मैं लेती हूँ। तो ये ग्राफ मैं कहूँगी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का है, राइट। नाउ इस ग्राफ को अगेन, जैसे इस ग्राफ को मैंने इस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को जब ये कहा किस पॉइंट पे टच करता है, मान लो इस पॉइंट पे वो टच कर रहा है, ये वाला ग्राफ जो है, इस ग्राफ को इस पॉइंट पे जो टच कर रहा है, ये जो टेम्परेचर रहेगा उसको मैं क्या कहूँगी? यस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, जिसको मैं TF से डिनोट करूँगी,
राइट, समझ में आया। अभी आप ही मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सी क्वांटिटी बड़ी है और कौन सी क्वांटिटी छोटी है। मैंने टेम्परेचर कहाँ पे बोला है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा है, ये कम है। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं, वो क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, डेल्टा टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो समझ में आया स्टूडेंट्स आपको। देखो अभी आप ही डिस्टिंग्विश करो किसका ज़्यादा है और किसका कम है। देखो ये है प्योर सॉल्वेंट का, ये है जब हमने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट उसमें ऐड कर दिया ना। आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो जब भी आप नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हो तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। यही तो बात हमने लिखी है, वही तो हमने बात यहाँ पे बताई है। सो ये जो डिफरेंस आया है, एक्चुअली हमने क्या लिखा है, ये लिखा है मतलब ये जो डिफरेंस आया है, राइट, इतना जो डिफरेंस आया है, इस डिफरेंस को हमने कहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, सो समझ में आया, हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक्सप्रेशन मिल गया। और उसमें से आपने ये भी देख लिया, सिर्फ एक्सप्रेशन ही नहीं लिखा, आपने ये भी देख लिया कि किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। देखो ये प्योर सॉल्वेंट है हमारा और ये है सॉल्यूशन का, राइट, जिसमें हमने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया है। तो आप अभी समझ सकते हो जब भी हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, दैट मीन्स हम उसका वेपर प्रेशर लोअर कर रहे हैं। दैट मीन्स वेपर प्रेशर अगर लो कर रहे हैं, लो हो रहा है, दैट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन अचीव हो रहा है, राइट। सो दिस इज द ग्राफ। आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि अभी इसको मुझे मिटाना है। देन आफ्टर हम इसके मोलर मास के लिए जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो एक्सप्रेशन है उसको अभी हम कैलकुलेट करते हैं। सो इसको मिटाना पड़ेगा, तो जल्दी अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लो। सो स्टूडेंट्स अभी हम बात करेंगे, देखो अभी हमने इसका एक्सप्रेशन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अभी हम बात करते हैं। देखो स्टूडेंट्स हमने क्या दिखा है, ये जो क्वांटिटी है ये किस पे डिपेंडेंट है, वेपर प्रेशर पे डिपेंडेंट है, राइट। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को याद करो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो हमने पढ़ा था उसको याद करो। उस पर क्या होता था, आप नंबर ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट कितने ऐड कर रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा था, राइट। उसका एक मात्रा देती थी आपको, एक क्वांटिटी देती थी, एक कॉन्सेंट्रेशन हमें मिलता था कि आप नंबर ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट आप कितने ऐड कर रहे हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी हमने उसको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेट किया था। सो अभी यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी जो है वो भी डिपेंड करेंगे कि आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आप ऐड कर रहे हो। इसी वजह से तो हम उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिस्टिंग्विश करते हैं, यस। सो डिफाइन करते हैं। सो अभी देखते हैं कि ये जो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है, जो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के ऊपर। और आपको पता है मोलालिटी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट, राइट। कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप ऐड कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, राइट। नाउ अगेन देखो हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है, डेल्टा टी एफ हम वैसे का वैसा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के एफ इंटू मोलालिटी, राइट। नाउ अभी ये के एफ क्या है, तो चलो लिखो के एफ इज अ क्या है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, या फिर आप इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कह सकते हो। सो कभी अगर आपको पेपर में न्यूमेरिकल्स में क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू दी होगी, दैट मीन्स वो वैल्यू किसकी होती है, के एफ की होती है, राइट।
सो समझ में आया है। इसको दो नाम देते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एक तो डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और दूसरा होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, नाउ तीसरी बात, इसका यूनिट क्या होगा, चलो बताओ यूनिट क्या होगा। चलो यूनिट कैसे डिराइव करना सीखो। कैसे करते हैं, किसका यूनिट डिराइव करना है, KF का। सो इस वाली क्वांटिटी को इधर लेके जाओ, राइट। सो इसका तो यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन। इसका मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट, राइट। सो नंबर ऑफ मोल्स और मास ऑफ द सॉल्वेंट मतलब kg, तो इधर kg चला जाएगा तो केल्विन kg इंटू मोल इनवर्स हो जाएगा, या फिर आपके टेक्स्ट बुक में इसको डिग्री सेल्सियस kg मोल इनवर्स भी कहा है। ओके, सो दिस इज द यूनिट ऑफ KF एंड KF क्या होता है, तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है। ओके, नाउ चलो फिर लिखो, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आप ऐड कर रहे हो, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अभी हम लेंगे ग्राम्स में और उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 1000 से। सो समझ में आया ना, अगर आप ग्राम्स में ले रहे हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर 1000 नहीं कर रहे हो, kg ले रहे हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो क्या हो जाएगा, KF नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सो W2 अपॉन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, M2 को नीचे लिख लेती हूँ, मास ऑफ द सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, M1, राइट, W1, राइट, इंटू 1000, राइट। सो अगर हमें यहाँ से मान लो अगर M2 की वैल्यू निकालनी है, सो यू विल गेट द एक्सप्रेशन, M2 को इधर लेके जाओ, TF को इधर लेके आओ, सो क्या मिलेगा आपको, KF इंटू W2 अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इंटू W1 इंटू 1000। ओके, सो आप यहाँ से लिख सकते हो, और W2 क्या है हमारा, ये लिखते जाओ आप, मैं बताती जाती हूँ ना। तो क्या है, मास ऑफ S2 किसको लेते हैं हम लोग, मास ऑफ सोल्यूट, हमेशा सोल्यूट लिखते हैं हम लोग, राइट। और W1 क्योंकि हम प्रेफरेंस देते हैं कि हमारा, हम ऐसे मानते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट ही है, उसमें जो सोल्यूट है वो बहुत कम मात्रा में है, राइट। इसीलिए हम उसको W1 को प्रेफरेंस देते हैं और हम कहा कहते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो 1 वाली क्वांटिटी हम हमेशा सॉल्वेंट लेते हैं और 2 वाली क्वांटिटी हम हमेशा सोल्यूट लेते हैं। सो समझ में आया स्टूडेंट्स, ये देखो, ये यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंटली इस क्वांटिटी को डिराइव कर लिया। ओके, सो अगर आप कोई भी अगर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट अगर ले लेते हो, राइट, तो सोल्यूट ले लो, सॉल्वेंट कितने आप इसमें डाल रहे हो, सॉल्वेंट का प्रमाण ले लो, कितने सॉल्वेंट में आप ऐड कर रहे हो। जब भी आप जितना उससे TF की वैल्यू पता कर लो, TF और मोलैलिटी कॉन्सेंट्रेशन, कितना कॉन्सेंट्रेशन लिया हुआ है, ये दोनों वैल्यू अगर प्लॉट कर ली हमने ग्राफ में, तो TF कितना TF की वैल्यू है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमें पता चल जाएगी। और ये डिपेंड करेगी कि आपका नेचर ऑफ द सॉल्वेंट कैसा है। सो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ किस पे डिपेंड कर लेगी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। ओके, सो लिख लो कि ये जो KF की वैल्यू है ये डिपेंड करेगी कि आपका नेचर ऑफ द सॉल्वेंट कैसा है। एंड आफ्टर दैट KF की अगर आपको ये मालूम मिल जाती है तो यू विल कैलकुलेट द M2, दैट इज molar mass of the solute. So this is the expression for the depression in freezing point, जिसमें अगर आपको M2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, सो स्टूडेंट समझ में आया आपको ये सभी वैल्यू,
राइट। टेक्स्ट बुक से मैंने आपको बहुत अच्छे से शॉर्ट करके बहुत अच्छे से बताया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।